हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का जीएस मैट्रिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग यूपी पीसीएस 2021 में आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87(1) में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति वर्ष की पहली बैठक और निर्वाचन के पश्चात पहली बैठक को संबोधित करेंगे और संसद को उसके समन के कारणों के बारे में भी अवगत कराएंगे। तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन सी सही होगा। एक तथा दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आम चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा या संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। इसमें जो पहला ऑप्शन है आम चुनाव में मतदान करना, इसका उल्लेख मौलिक कर्तव्य में नहीं है। अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। ये स्टेटमेंट गलत है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति तो उत्तरदायी होती है, ये अनुच्छेद 75(3) में यह कहा गया है, लेकिन मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक, तो अभिकथन गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, तो ये कारण सही है, यानी इसका ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर कोई भी सदस्य जो न लोकसभा का सदस्य है न ही राज्यसभा का सदस्य है, वो भी मंत्री बन सकता है, लेकिन मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर उसको इन दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। प्रावधान और स्रोत, तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है हमारे संविधान में, ये सही है। राज्य के नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से लिया गया है, ये भी सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया नहीं, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं कनाडा से ली गई हैं। और अगला है आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई, सही, यानी ये सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान और समवर्ती सूची की जो व्यवस्था है वो ली गई है। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार तो लिए ही गए हैं जो हमारे भाग 3 में दिया गया है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। इसके अलावा राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है सत्र का प्रथम घंटा, जब दूसरा है कि जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, तीसरा है प्रश्नकाल के पूर्व का काल, चौथा है कि प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। तो प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का जो काल होता है उसको शून्यकाल कहते हैं। इसका समय जो है वो 12 बजे से लेके 1 बजे तक होता है और प्रश्नकाल का जो समय है वो 11 बजे से लेके 12 बजे तक होता है। ये 12 बजे से 1 बजे का जो काल है इसको शून्यकाल कहते हैं। और इस दौरान संसद के जो सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, वो तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे को उठा सकते हैं। और एक ये भी है कि शून्यकाल के समय में उठाए गए जो मुद्दे हैं उनको सांसदों को उस दिन की बैठक, जिस दिन बैठक होती है उसके 10 बजे से पहले सभापति को या स्पीकर को इसका एक प्रस्ताव या नोटिस देना रहता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है, यानी कंटीजेंसी फंड से, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्टिकल 267 जो है वो कंटीजेंसी फंड से संबंधित है। जब भी केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा वार्षिक बजट पेश किया जाता है तो उसके बाद एक विनियोग विधेयक लाया जाता है। विनि विनियोग विधेयक के माध्यम से ही सरकार पैसा निकालती है। लेकिन अगर कोई आकस्मिक
आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जाता है और ये राष्ट्रपति की पूर्व सूचना से ये पैसा निकाला जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभुता, संप्रभुता का उल्लेख है, पंथ निरपेक्षता का भी उल्लेख है, लोकतांत्रिक का भी उल्लेख है। संघीय जो शब्द है ये हमारे प्रस्तावना में कहीं नहीं है। हमारे प्रस्तावना से जुड़ी कुछ और सी चीजें हैं, जैसे हमेशा प्रश्न ये पूछा जाता है कि कितने प्रकार के न्याय या कितने तरीके के न्याय हमारे प्रस्तावना में दिया गया है। 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है यहाँ पे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और 5 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसमें है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता का भी उल्लेख है। और 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, के माध्यम से हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक था समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। हमारी जो प्रस्तावना है इसको संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया और इसको 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। और ये प्रस्तावना का जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज पे निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। दूसरा है एमएल सिंघवी समिति। एमएल सिंघवी समिति का जो गठन है वो 1986 में किया गया था। 1986 में बी आर मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। और जीके वी राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। यानी इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकेंड। अच्छा, सब में त्रिस्तरीय पंचायत की जो थी वो उसका सुझाव दिया गया था, सिफारिश की गई थी, लेकिन अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी वो समिति थी जिसके द्वारा सिर्फ 2 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई थी। तो वो अशोक मेहता समिति जिसका गठन 1977 में किया गया था, इसके द्वारा सिर्फ 2 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था थी, पहला जिला स्तर पे और दूसरा खंड स्तर पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50, ये सही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, ये अनुच्छेद 46, ये भी सही है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, ये अनुच्छेद 48 में नहीं है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन जो है ये अनुच्छेद 43 बी में दिया गया है। ठीक, ग्राम पंचायतों का गठन और इनके स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना, ये अनुच्छेद 40 में दिया गया है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन सी जो है यही सही सुमेलित नहीं है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43 बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो 101वां संशोधन जो था, संविधान संशोधन, उसके द्वारा जीएसटी लाया गया था और जीएसटी जो लागू हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 2017 से। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, दूसरा केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के द्वारा, तीसरा उपराष्ट्रपति के द्वारा, चौथा है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। तो ये ऑप्शन 4 डी जो है वो सही होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति होती है उसको वो तो राज्यपाल के द्वारा होती है, लेकिन इनको हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो अधिकतर लोग यहाँ पे राज्यपाल का ऑप्शन जो रहता है उसको सही कर देते हैं, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे राष्ट्रपति होना होता है। अच्छा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो उसके हिसाब से उनका पूरा होता है। मूलतः संविधान में ये जो 62 वर्ष की आयु का प्रावधान है ये 60 वर्ष था,
लेकिन 41वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, उसके द्वारा ये आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, भारत की संचित निधि की, तीसरा है कि भारत की लोक लेखा की, या भारत की आकस्मिकता निधि की। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और कोई भी मंत्री इसका सदस्य निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि संसदीय समितियों में सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी जो होती है, वो सबसे बड़ी समिति होती है और इस समिति में 30 सदस्य होते हैं और ये 30 सदस्य सारे के सारे सिर्फ लोकसभा से इसमें चुने जाते हैं और इनका भी, इस समिति का भी कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष का ही होता है और इस समिति के सदस्य में भी कोई मंत्री जो हो वो इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, प्राक्कलन समिति का। यानी संसदीय समिति में सबसे बड़ी समिति कौन सी है? वो प्राक्कलन समिति है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो गोवा, गोवा का जो स्थापना वर्ष है वो 1987 है। ठीक, तेलंगाना का जो स्थापना वर्ष है वो 2014 है। हरियाणा का जो गठन किया गया था वो 1966 में किया गया था और झारखंड का जो गठन है वो सन 2000 में किया गया था। तो इसके हिसाब से हो जाएगा फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, यानी ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन जो था, इसके द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी आयोग समिति की सिफारिश पर राज्य में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी? तो अंतर्राज्य परिषद की स्थापना जो थी वो सरकारिया आयोग के सिफारिश पे की गई थी। केंद्र एवं राज्यों के मध्य कार्यप्रणाली की समीक्षा के उद्देश्य से वर्ष 1983 में जस्टिस आर एस सरकारिया आयोग के एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिश की गई थी और अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया जाता है वो अनुच्छेद 263 के आधार पे किया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 263 के आधार पे किया जाता है। अच्छा, और ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। पुंछी आयोग जो था, पुंछी आयोग भी केंद्र राज्य संबंधों पे ही था और पुंछी आयोग जो था उसका गठन 2007 में किया गया था। भारत के एक मुख्य न्यायाधीश थे रिटायर्ड मदन मोहन पुंछी, उनकी अध्यक्षता में, और इसने 30 मार्च 2010 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कोठारी समिति जो थी, कोठारी समिति जो है वो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं थी। डॉक्टर डी एस कोठारी समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित थी और ये प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के उस पे इन्होंने सिफारिश दिया था, यानी 10+2+3 पे, और ये 64 से 66 के बीच में इस समिति का गठन किया गया था। राजमन्नार समिति जो थी, राजमन्नार समिति भी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। इसका गठन 1969 में तमिलनाडु की सरकार द्वारा किया गया था और ये किसी केंद्र राज्य संबंधों पे किसी राज्य के द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। तो राजमन्नार समिति जो है वो केंद्र राज्य संबंधों पे तमिलनाडु सरकार द्वारा 1969 में गठित की गई थी। अगला प्रश्न है कि सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2004 में पीसी होता समिति का गठन किया गया था। ये लोक सेवा संबंधी सुधारों के सभी पहलुओं का परीक्षण करने के उद्देश्य से यूपीएससी के ही पूर्व चेयरमैन थे पीसी होता की अध्यक्षता में 3 फरवरी 2004 को एक समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है विधानसभा में महाअभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, या उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, या उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। राज्य लोक सेवा के सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात, जबकि इनकी नियुक्ति जो होती है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इनको इनके पद से उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे।
दूसरा है कि भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये दोनों कथन सही हैं। पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहले सुकुमार सेन थे, और पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, जिनका जो कार्यकाल है वो 26 नवंबर 1990 से लेकर 11 दिसंबर 1990 के मध्य था। और ये पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी और 9वीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। वर्तमान में ज्ञानेश कुमार जो है वो 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जिनका कार्यकाल 19 फरवरी 2025 से वर्तमान तक जारी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य भविष्य के साथ किया गया समझौता कहा था? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? साधारण विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक या धन विधेयक? धन विधेयक जो है इसको राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। धन विधेयक को लोकसभा में लाया जा सकता है, और धन विधेयक है या नहीं इसका डिसीजन जो है वो लोकसभा स्पीकर के हाथ में होता है। राज्यसभा धन विधेयक जब लोकसभा से पारित हो जाता है तो राज्यसभा के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, और राज्यसभा उस पर सिर्फ 14 दिन के भीतर विचार करके लोकसभा को वापस भेज देती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला गोलकनाथ विवाद है। तो गोलकनाथ विवाद का जो जजमेंट आया था वो 1967 में आया था, 1967 में। केशवानंद भारतीवाद का जो निर्णय था वो 24 अप्रैल 1973 में आया था। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 1971 में किया गया था, और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 1976 में किया गया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ, यानी ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक में सूची 1 में राज्य है और सूची 2 में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो राजस्थान की राज्यसभा में 10 सीटें हैं, गुजरात की राज्यसभा में 11 सीटें हैं, कर्नाटक की राज्यसभा में 12 सीटें हैं, और पंजाब की राज्यसभा में 7 सीटें हैं। यानी 1 3 4 सेकंड ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।